हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ फील फ्री। आई होप कि आपने लास्ट एपिसोड एंजॉय किया होगा, नॉलेज गेन की होगी। तो आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनके डिफरेंट फेसेस हैं। तो मैं जो उनका फेस जानता हूँ वो अलग है और आपके सामने जो उनका फेस आएगा वो अलग होगा। आज हम जो बात करेंगे मोस्टली पानी पे करेंगे। पानी की क्या सूरत हाल है पूरी दुनिया में, पानी की क्या सूरत हाल है पाकिस्तान में, पानी को कैसे बचाया जा सकता है। अक्सर आप लोग सुनते होंगे अगला वर्ल्ड वॉर पानी पे होने वाला है। उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ। उन्होंने बीएससी की एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में और मास्टर्स किया है क्लाइमेट इकोनॉमिक्स में, और अब वो जो पीएचडी कर रहे हैं पीएचडी तक वो पहुँच गए हैं वाटर इकोनॉमिक्स में। तो ये सारा सीन है, तो आज उनसे हम बात करेंगे। वेलकम करते हैं अकबर खजक। अकबर भाई क्या हाल है, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है, ठीक ठाक। कैसी गुजरी है आपकी ज़िंदगी? फर्स्ट क्लास A1 ज़बरदस्त। अपने बारे में कुछ बताएं। फ्रॉम बलोचिस्तान टू सिंध, हाउ वाज योर जर्नी? बस एक पसमानदा सूबे से निकले और यहाँ पर आए तो हरियाली हरियाली और एग्रीकल्चर। टंडोजाम आपको पता है कि रीजन बिल्कुल ऐसा है बिल्कुल, कि ग्रीनरी पूरा ग्रीनरी green belt है। ग्रीनरी और दुनिया के बेस्ट मैंगो रीजन में से एक है। और बस वही। और दूसरी बात वही पानी जो आपने बताया हाँ, कि वहाँ पे पानी की कमी देखी, महरूमी देखी, और यहाँ पे पानी की यूटिलाइजेशन को देखा कि लोग जो है वो काफ़ी अच्छे मिकदार में जो है वो पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो खुले डुले बंदे। डुले डुले बंदे हैं। हाँ, डुले। तो बलोचिस्तान से कहाँ से हैं आप? मेरा बेसिकली ताल्लुक सिब्बी से है। ठीक है। अभी जो है वो रिजाइड कर रहे हैं कोयटा में। सिब्बी बड़ा गर्म है यार, मैं आया हूँ एक बार। एक्सट्रीम एक्सट्रीम गर्मी है वहाँ पे। सिब्बी की क्या खासियत क्या है? सिब्बी की मतलब कोई से खाने शाने में अक्सर मैं पूछता रहता हूँ लोगों से कि उसके शहर की खासियत क्या है। सिब्बी की जो है वो खासियत गर्मी है। उसके उसके अलावा जो है वहाँ पे सिब्बी मेला बहुत मशहूर है। हाँ, जो कि उनका लाइफ स्टॉक का मेला होता है, तारीखी मेला है। तो सिब्बी का जो मेला है वो आपने बताया लाइफ स्टॉक वगैरह, ये वो तो साल में किस किस मंथ में लगता है? ये सर्दियों में ही लगता है और इसका जो मकसद है वो यही है। पुराने दौर से ये लगता आ रहा है। जब ब्रिटिश एरा था तब सिब्बी को एक हेडक्वार्टर की हैसियत हासिल थी और डिफरेंट एरिया से जो है वो वहाँ पे गैदर होते थे। इनकी एक मीटिंग होती थी सालाना ब्रिटिशर्स की। वहाँ पे अभी भी वो उनके विक्टोरिया हॉल मौजूद है सिब्बी में। तो वो जो है जब वो गैदर होते थे तो उससे होता क्या था कि जो लोकल माल मवेशी चराने वाले लोग हैं उनको एक मौका प्रोवाइड हो जाता था कि कुछ फॉरेनर्स या कुछ जो बाहर से जो है वो बंदे आ रहे हैं तो उनके सामने वो अपना माल जो है वो एक्सपोर्ट टाइप। यस ऑफ कोर्स वो जो है अपना एक्सपो लगा देते थे एक तरह से उस दौर में। तो वो उनको पसंद भी आता था। अंग्रेज़ कुछ अपने लिए घोड़े परचेज कर लेते थे, कुछ जो है वो बकरियां वगैरह और इस तरह भेड़ जो भी उनको पसंद आता था उनकी जो है वो अच्छी खासी एक सेल हो जाती। तो वो उन्होंने जहन में बिठा लिया कि यार हर साल ये इस तरह का एक वो लगेगा और उसमें जो है वो हमने अपना लाइफ स्टॉक जो है वो शो करवाना है। अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर। अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई। तो जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो कायद आज़म खुद भी जो है वो ऐसे भी जो है वो तशरीफ़ लाए थे उस दौर में। और पहले वो एक बहुत लार्ज उस पर होता था शुरुआत में। प्रेसिडेंट या जो है परवेज़ मुशर्रफ आए हैं, उन्होंने इफ्तिताह किया है जब वो प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के। उसके अलावा अब जो है वो लोकली जो मिनिस्टर्स हैं या चीफ डिफरेंट चीज़ें हो गई हैं तो उस हिसाब से अब वो इस trade तरीके से हाँ वो अब वो change हो गई हैं बिल्कुल लोगों की। प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई हैं। तो मकसद वही है अब भी कि लोकल लोगों को, लोकल ब्रीड्स को प्रमोट करना वो मकसद है। और वही अगेन पानी की कमी की वजह से ड्राउट मास्टर जो है वो वहाँ की एक ब्रीड है जो कि बहुत मशहूर है सिब्बी की। बाघ नाड़ी वैसे तो है जो मशहूर है, उसके बाद उस बाघ नाड़ी को क्रॉस करवाया है ऑस्ट्रेलियन गाय के साथ। अच्छा, तो वो जो क्रॉस निकला है उसको जो है वो अपना वो कहते हैं ड्राउट मास्टर, जो कि पानी कम पानी में भी जो है वो गुजारा कर सकती है और आपको गोश्त में और पानी दूध में अच्छी प्रोडक्शन देती है। अच्छा अकबर भाई मुझे बलूचिस्तान का थोड़ा पानी का सिस्टम समझा दें। बलूचिस्तान का जो है वो कोई इस तरह के नहरी निज़ाम नहीं है जो आपके पास सिंध में या पंजाब में जो एंजॉय किया जाता है। कुछ ऐसे रिवर्स हैं जो पेरिनियल फ्लोज हैं, बरसातों का पानी इकट्ठा होता हुआ मतलब वो बहता है। उनमें से हमारा सिब्बी का जो नाड़ी रिवर है वो ऊपर के इलाकों से जोब से अरनाई से होता हुआ जो पानी ड्रेन आउट होता है वो आकर सिब्बी के प्लेन्स को आबाद करता है। इसी तरीके से हब रिवर है
हिंगोल रिवर है, पोराली रिवर है, बोलान रिवर है, इस तरह के रिवर्स हैं जो जिन एरियाज़ में लगते हैं तो वो उनको आबाद करते हैं। उसके अलावा कोई ऐसा नहरी निज़ाम नहीं है जिससे कि पानी जो है वो अवेलेबल हो सके। तो काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन है पानी को लेकर वहाँ पर। बलूचिस्तान में। जी हाँ। और जब आपने मूव किया सिंध की तरफ तो और फिर सिंध का निज़ाम आपको कैसे समझ आया? आपने अपने पर्सपेक्टिव से देखा पानी का सिस्टम कैसे था? यार मैंने जो खुद नोटिस किया, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया जाता था, एक एहसास था पानी का। तो मेरे कुछ रिलेटिव सिंध में भी हैं, माशाल्लाह। मातली में, बदीन में। तो जब वो आते थे हमारे पास तो हम उनको कहते थे कि यार थोड़ा पानी जो है वो कम तरीके से इस्तेमाल करो, क्योंकि फिर वो मसला हो जाएगा बाद में। हाँ। नहीं होगा पानी जो है वो फिर मंगवाना पड़ेगा या कुछ भी है, या भर के लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आते थे तो वो खुला डुला वही माहौल वो जो है वो इस्तेमाल करते थे। तब एक कच्चे जहन ने एक सोच आई कि यार ये क्या वजह है कि यहाँ पर पानी जो है वो एक्सेस में है और ज़बरदस्त तरीके से लोग अब नहाने में भी खुले डुले जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और पीने खाने और हर चीज़ में। तब समझ में आया कि यार यहाँ पे जो हमारे पास कोई ऐसा नहरी निज़ाम नहीं लगता। हाँ। जो इंडस रिवर है उसका फ़्लो है वो सिंध को लगता है, तो उसी हिसाब से वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी है। और वो भी एक तरह से पास्ट हो चुका है, क्योंकि अभी जो है वो आपके पास पानी नहीं है अवेलेबल उस तरीके का जो पहले अवेलेबल होता था। अच्छा, पूरे पाकिस्तान में आपने ट्रैवल किया, देखा, तो आपको सबसे पहले इधर से शुरू करता हूँ। पाकिस्तान में आपको क्या इशू लग रहे हैं अभी पानी के, जो कम होता जा रहा है पानी डे बाय डे? क्रिटिकल सिचुएशन में हम जा रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, फ्लड आते जा रहे हैं, और चित्राल वाली साइड आपने देखा तो इन सब चीज़ों का पानी के साथ क्या इम्पैक्ट है? देखें 3-4 जगह पर है बात। कहीं कहीं पर ब्लेसिंग्स भी आती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो हमें 3 रेंजेस दिए हैं, माउंटेनियस रेंजेस दिए हैं, वो दुनिया के जो है वो ऑलमोस्ट 50% से भी ज़्यादा फ्रेश वाटर को जो है वो कवर अप करती हैं, हिमालय, हिंदू कुश और काराकोरम रेंजेस। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को लगते हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान जो है वो पानी के हिसाब से, फ्रेश वाटर के हिसाब से एक रिच कंट्री कहा जा सकता है। दूसरी तरफ जो अनफॉर्चुनेट बात वो ये है कि एक तो हमारी अपनी मैनेजमेंट, दूसरे ट्रांसबाउंडरी जो इश्यूज़ हैं, क्योंकि जो ये रेंजेस हैं वो सिर्फ पाकिस्तान को नहीं लगती, बाकी दूसरी कंट्रीज़ को भी लगती हैं। तो वो रिलेशंस भी मैटर करते हैं कि आपके दूसरी कंट्रीज़ के साथ क्या रिलेशंस हैं। जैसे आपने देखा कि इंडिया ने अभी सतलज रिवर से जो है वो पानी छोड़ा, जिसकी वजह से जो वो नुकसान हो, तो कहीं कहीं पर फ़ायदा भी होता है बाद में। वो पानी जो है हमारे टेल में ज़्यादा अवेलेबल पहले आ गया इस बार। जो आपका बदीन रीजन है इसको पानी पहले मिल गया, क्योंकि वहाँ चावल ग्रो होता है डेल्टा पे, तो इस वजह से। खैर, बात कहने की ये है कि कहा जाए या देखा जाए तो ब्लेसिंग्स हैं, पाकिस्तान के पास फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी है। और दूसरी तरफ अनफॉर्चुनेट 2 तरीके से है। नेचुरल कैलेमिटीज से तो हम फाइट नहीं कर सकते, जैसा कि आपने क्लाइमेट चेंज की बात की, तो उसकी वजह से मानसून पैटर्न्स भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, और जो आपका मीन टेम्परेचर है, ग्लोबल मीन टेम्परेचर, वो राइज हो रहा है, जिसकी वजह से आपके ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट होते जा रहे हैं। उसके जो है वो डायरेक्ट इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि लैंड स्लाइडिंग्स हैं, और उसके बाद जो उसके दूसरे इफ़ेक्ट्स हैं कि आप अगर वो स्टोर नहीं करते, वो जो ड्रेन हो रहा है पानी उसको आप स्टोर नहीं करते, मैनेजमेंट नहीं करते, डैम्स नहीं बनाते, तो वो आप उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते पानी को। आपने, हम जैसे थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, आप मुझे एक पूरा सिस्टम बता रहे थे कि नॉर्थ से लेके मेन, फिर मिडिल, फिर टेल, इसका क्या सिस्टम है? देखें किसी भी जगह को, जैसे कि अगर आप अपने जहन में लाएं पाकिस्तान का नक्शा, तो जो रेंजेस की मैं बात कर रहा हूँ ये पाकिस्तान का बिल्कुल नॉर्थ है, और इससे भी ऊपर की कहानी है, वो चाइना, नेपाल, इंडिया, और इनको भी ये रेंजेस लगते हैं। सिस्टम जैसे वर्क करता है वो कैसे करता है? जी हाँ, वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ से जो ये ग्लेशियर्स मेल्ट होते हुए नीचे आते हैं, तो नीचे जब आप उसको नॉर्दर्न एरियाज़ जैसे आप गए होंगे, घूमे होंगे, जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ ये तो बहुत बड़ी पीक्स हैं, और यहाँ पर आप पहुँच भी मतलब बहुत मुश्किल है पहुँचना, जहाँ मैं बात कर रहा हूँ जिन रेंजेस की, जहाँ से जो हमारा रिसीविंग एरिया है। उसके बाद जब ये पानी नीचे ड्रेन आउट होता है तो मेन सोर्स ऑफ वाटर वहाँ से। जी हाँ, जो वाइट वाटर जिसको आप कहते हैं, जो आपके पास आइस की सूरत में मौजूद है, जहाँ से वो मेल्ट होकर फ्रेश वाटर बनेगा, ब्लू वाटर बनेगा। तो जब वो ब्लू वाटर में कन्वर्ट होता है तब आप उस जगह पर पहुँच गए हैं जो आपके इस्लामाबाद के अराउंड एरियाज़ हैं,
या फिर जो आपके मतलब जिनका नारान है और इस तरह के एरिया जहाँ आप घूमने जाते हैं, गिलगित है, तो इस जगह पर वो एरिया है बेसिकली जहाँ पर आप इनके रिवर को या इन इस ब्लू वाटर को जो है वो आप एक कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करने के जो है वो फ़ायदे आपको मैंने जैसे थोड़ी देर पहले भी बताया कि आप उसको डिफरेंट वेज में इस्तेमाल कर सकते हैं। डैम का जो फ़ायदा होता है तो वो बेसिकली ये कंट्रोल एरिया होता है पानी का। अगर आपका ये जगह पर सही वर्क नहीं हुआ होगा तब आप उसको डिस्पर्स नहीं कर पाएंगे सही तरीके से, क्योंकि जब आप जैसे जैसे अब इस जगह से इस पॉइंट से आप नीचे आएंगे तो नीचे आपका केपी और पंजाब लगता है, उसके बाद सिंध आ जाता है और उस तरफ से बलूचिस्तान आ जाता है टुवर्ड्स वेरी साउथ। तो ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पर आप इस कंट्रोल का बहाव जो कंट्रोल है वो डिस्पर्स होगा। अब उसकी जो है वो रगें निकलेंगी और वो आप उसको इरिगेट करेंगे और वो क्रॉपिंग करें, आप जो भी उसमें से करें। जो हमारा नहरी निज़ाम है, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्टार्ट हो जाता है डैम्स के बाद, जो हमारा इंडस वाटर सिस्टम है तो वो स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले आता है आपका वाइट वाटर जो है आपका, उसके बाद उसका कंट्रोल एरिया जहाँ पे आपने कंट्रोल करना है, उसके बाद उसका डिस्पर्सल एरिया आता है। ठीक है। तो हम जहाँ बैठे हुए हैं सिंध में वो डिस्पर्सल एरिया है। जो हमारे इशू होंगे वो डिस्पर्समेंट के इश्यूज होंगे, हम कंट्रोल एरिया को नहीं संभाल पाएंगे क्योंकि वो इश्यूज नॉर्थ साइड पर जो है वो आपको कंट्रोल करने होंगे। आपने एक सिस्टमेटिक वे समझा दिया। पंजाब का सिस्टम, सिंध का सिस्टम, बलूचिस्तान का सिस्टम, केपी का सिस्टम, इसमें थोड़ा डिफ्रेंशिएट करें। आपने अगर आप गए होंगे, ट्रैवल किया होगा, देखा होगा तो किस तरीके से इरिगेशन सिस्टम काम करता है, वहाँ का फार्मर कैसे काम करता है, फार्मर को कितनी नॉलेज है, उस पानी को किस तरीके से कंज्यूम करना है, किस तरीके से नहीं करना है। वो तो क्योंकि हमारा जो पाकिस्तान है वो एग्रीकल्चर लैंड है जी हाँ। और उसको पानी की ज़रूरत होती है, तो उसकी क्या प्रिकॉशंस है कि अच्छे तरीके से पानी को इस्तेमाल किया जाए ताकि हम जिस क्रिटिकल कंडीशन में भी जा रहे हैं, स्लो टाइप्स हैं पानी के, वो भी मैं आपसे थोड़ी देर के बाद में पूछूंगा। तो इसका मुझे बताएं किस तरीके से उसको सिस्टमेटिक वे में देखें। जो आपका डिफरेंट क्लाइमेटिक एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं और उसी पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की क्रॉपिंग कर रहे हैं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, एक उसमें से पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, ज़मीन है, आपका टेम्परेचर है, आपका क्लाइमेट है, ओवरऑल क्लाइमेट है, सॉइल क्वालिटी है, जिस पर ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप क्या क्या करते हैं। उसके बाद इन सब को जो है हम 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर लेते हैं। एक आपका ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं, दूसरा सब ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं और तीसरा आपका टेम्परेट रीजन्स होते हैं। तो जो आपके एक्सट्रीम वेदर को जो माइनस या जहाँ पर जो बर्फ़बारी होती है, जो एक्सट्रीम वेदर चला जाता है, फ्रॉस्ट में चला जाता है, उस जगह पर जो है वो डिफरेंट पैटर्न्स हैं क्रॉपिंग के। और जो सब ट्रॉपिकल रीजन जहाँ हम आज बैठे हुए हैं इसको हम सब ट्रॉपिकल रीजन में कहेंगे, जहाँ पे ह्यूमिडिटी लेवल भी आपका मॉडरेट होता है और आपका टेम्परेचर भी बहुत एक्सट्रीम्स में नहीं जाता। हाँ, आल्दो के 40-45 रहता है, इस तरह से जाता है आपका मैक्स टेम्परेचर जो है, और ह्यूमिडिटी भी अच्छी खासी रहती है। तो ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल का थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन जो टेम्परेट है वो बहुत ज़्यादा इससे डिफरेंट होता है। तो उनकी क्रॉपिंग आप देख लें, जैसे कि आपके जो भी एक्सट्रीम इलाके हैं, गिलगित हो गया, केपी के बहुत से इलाके हैं और आपका बलूचिस्तान का जो नॉर्थ पार्ट है उसमें आपको वही चीज़ें मिलेंगी, सेब, बहुत सारे मतलब जो आपके हॉर्टिकल्चर जो प्रोडक्ट्स हैं, अनार है, अंगूर है, आपका पीच है, प्लम्स हैं, ये तरीके के चीज़ें आपको मिलेंगी। और आप अगर इस तरफ आते हैं तो आपको वही चीज़ें, अगर फ्रूट्स में बताया जाए तो मैंगो है, बनाना है, चीकू है, माल्टा है, ये चीज़ें आती हैं। तो वो डिफरेंट है। हाँ, पानी की जहाँ तक बात की जाए तो पानी वही बात है कि हर जगह पे एफिशिएंटली ही यूज़ करना पड़ेगा, जो कि एफिशिएंटली यूज़ होता नहीं है। हमारे फार्मर को पता नहीं है कि वो जो क्रॉपिंग वो कर रहा है, वो ट्री या वो प्लांट जो है उसको कितना पानी चाहिए, वो उसको नहीं पता। बेसिक एजुकेशन नहीं है बिल्कुल। अगर हमारे पास देखा जाए, आपने जो डिफ्रेंशिएशन की बात की, तो जो बलूचिस्तान है वो तो ऑलमोस्ट जो भी वहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा है वो मोस्टली जो है वो ग्राउंड वाटर पे किया जा रहा है, क्योंकि नहरी निज़ाम वहाँ पे है नहीं। और जहाँ जहाँ पर वो रिवर्स बह रहे हैं, पेरिनियल फ्लो बह रहा है, जैसे कि हमारे पास सिब्बी रीजन में नाड़ी रिवर लगता है, वो भी जिसका जो पानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी जो ब्रिटिश एरा में की गई थी वो उन्हीं को मिलता है, और वो भी एक लिमिटेड पानी है। उससे ज़्यादा अगर किसी ने इरिगेट कोई इनोवेशन नहीं हुई, नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि पानी है ही नहीं, वो इतना पानी नहीं है कि आप उसको पूरे रीजन में जो है आप उसको इस बात में आप गवर्नमेंट को भी कुछ नहीं कह सकते। आप गवर्नमेंट का रोल
अदा होना चाहिए इस चीज़ में? होना चाहिए गवर्नमेंट का बहुत सारा। अब देखा जाए तो डैम्स पे जो छोटे छोटे डैम्स हैं, इस पे सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान पे ही प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। मैं अपना एमफिल जब कर रहा था उस वक्त एक 100 डैम्स के नाम से बलूचिस्तान में एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको बात बताऊंगा। आई एम नॉट हेयर टू क्रिटिक एनी बडी, बट लेकिन जो फैक्ट है वो बताना चाहूँगा कि वहाँ पर 100 डैम्स का जब मैंने नाम सुना कि यार बलूचिस्तान में 100 डैम्स बनने जा रहे हैं, सिर्फ एक प्रोविंस में 100 डैम। 100 डैम। और उनका मतलब क्या है कि डैम्स की क्वालिटीज़ हैं और डैम की टाइप्स हैं। एक होते हैं बहुत बड़े डैम, मेगा डैम्स, जो कंट्रोल में एरिया मैंने आपको बताया, जो रिवर का फ्लो होता है स्टार्ट वाला। उसको वो बहुत मेगा डैम्स होते हैं, उनके बहुत मुख्तलिफ। एक होते हैं चेक डैम्स, या उसको हम डिले एक्शन डैम्स कहते हैं, कि जो पानी का बरसात का पानी है वो बहुत सी जगहों से होता हुआ एक जगह पे जमा होता है। तो उस जगह पर अगर हम एक वो बांध लें, एक स्ट्रक्चर बना लें, तो वो उसको डिले करेगा, उसके साथ साथ जो आपका वाटर टेबल है उसको राइज करेगा, और वो छोटे मोटी आबादी के लिए वो एक सूटेबल होगा। अगर इस तरह के 100 डैम्स बन जाए तो हम रेन वाटर को बहुत अच्छे से हार्वेस्ट कर पाएंगे। बट द रियलिटी इज़ के जब मैं उसमें पढ़ा, मैंने 2-3 डैम्स को विज़िट किया। अब मेरे ख्याल से वो अपने थर्ड फेज़ पे, 3 फेजेस में ये डैम्स बनने थे, तो ऑलमोस्ट कोई 40+ डैम्स मैं समझता हूँ कि बन गए होंगे अब तक। Ready हो चुके होंगे। मैंने फिर उसको कीप अप नहीं किया 2017 के बाद। तो जब मैंने 2-3 डैम्स वहाँ पे विज़िट किए, मैंने देखा तो सबसे बेसिक जो चीज़ें होती हैं, जब आप रेन पे काम कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे रेन कितनी होती है। अनफॉर्चुनेटली जो मेट स्टेशंस की तादाद है बलूचिस्तान में वो 4-5 मेरे ख्याल से, एक जोब में है, एक सिबी में है मेट स्टेशन, मेट्रोलॉजिकल स्टेशन, जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पे सालाना कितनी बारिश होती है, यहाँ पे कितना टेम्परेचर रहता है। तो विदाउट नोइंग देम आप फिजिबिलिटी कैसे निकालते हैं एक डैम की? जब आपको पता ही नहीं है कि इस एरिया में सालाना बारिश कितनी होती है, आप कैसे जो है वहाँ पे एक डैम बनाएंगे? और वो डैम 100 डैम्स बन रहे हैं, और वो कैसे बन रहे हैं? मैंने जो डैम विज़िट किया था वो एक खुमड़ी उसका नाम था, खुमड़ी डैम, और काफ़ी ज़बरदस्त जगह थी पिकनिक मनाने के लिए, तो बहुत अच्छी जगह थी। लेकिन मैंने नहीं देखा कि उसका कोई फ़ायदा कोई उठा रहा हो, कोई आसपास पॉपुलेशन हो। कोई 1-2 घर बने हुए थे, उन्होंने कोई सब्जियां लगाई हुई थी, तो उनसे मैंने जब पूछा कि भाई आप कहाँ से हो, तो वो मस्तुंग से आए हुए थे। बोला कि हम इस थोड़े से पानी को यूटिलाइज़ करते हैं क्योंकि हमारे पास वहाँ पे कुछ नहीं है करने को। तो वहाँ से वो जो है नोमैड की हालत में, खाना बदोश की हालत में यहाँ पे आके क्रॉपिंग कर रहे थे, वो 2-4 लोग। लेकिन बहुत ही मतलब एक इतना पैसा, और ऐसे प्रोविंस का पैसा जहाँ पे पहले ही कुछ नहीं है और लोग डिप्राइव्ड हैं बहुत कुछ से, और वहाँ पर ऐसा जो है आप 100 डैम का खिलवाड़ करें। लेकिन कुछ अच्छे एग्जांपल्स भी मिलते हैं। एक और प्रोजेक्ट जो है वो मेरे ख्याल से वर्ल्ड बैंक के तावन से वहाँ पे स्टार्ट हुआ था, 6 फ्लड डिस्पर्सल स्ट्रक्चर, कि जो आपका फ्लड का पानी है, जो हमारा ये नाड़ी रिवर जो है वो एक बेसिकली पेरिनियल फ्लो है। पेरिनियल फ्लो का मैं आपको बता दूं कि जो 12 महीने जो पानी बहता रहता है, जो रेन वाटर हार्वेस्ट होता है उससे 12 महीने बहता रहता है। तो वो जब उसमें एक्सेस पानी आता है, जब ज़्यादा पानी मानसून के हालत में जब ज़्यादा पानी आता है तो वो फ्लड वाटर कहलाता है। तो उसका जो है वो जो ड्रेन आउट है वो एक और वे में दिया जाता है। तो वो बहुत सी तबाही लाता था पहले, वो एक फ्लैश की हालत में आता था फ्लड, और वो सारे जो घर हैं उनको उड़ा ले जाता था। तो लोग कम्युनिटी अपने तरीके से बंद बांधती थी, लेकिन वो भी जो है वो नहीं हुआ। मतलब वो उनको फ़ायदा नहीं होता था उससे भी। कितना भी खर्चा करके अपना ट्रैक्टर्स वगैरह लगा के कच्चे बंद बांधते थे उस फ्लड के पानी से बचने के लिए, तो वो जब आता था तो आपको पता है एक फ्लैश जो आता है फ्लड का, वो सब बहा ले जाता है। तो उस जगह पर जो है वो अब 6 मुख्तलिफ जगह पर जो है वो फ्लड को डिस्पर्स करने के लिए स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, वेयर स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम कहते हैं। तो उन वेयर स्ट्रक्चर्स ने बहुत अच्छा काम किया है, जिसकी वजह से जो लैंड तबाही का जो है वो बनती थी, अब वो वहाँ पर जो है वो आबादी हो रही है, और वहाँ पे एग्रीकल्चर जो है वो अच्छे तरीके से किया जा रहा है। एक डैम में, जो डैम आप 100 डैम की बात कर रहे हैं, उसमें कितने क्यूसेक पानी जमा हो सकता है? ये तो आपको कोई इंजीनियर ही बता सकेगा, क्योंकि मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं है कि वहाँ पे कितने क्यूसेक पानी जमा होगा। ऑल्दो कि उसका मकसद ये है कि जितना भी पानी
रेन से फीड हो रहा है उसको जो है वो हम, जो उनका कमांड एरिया जिसको हम कहते हैं, वो कमांड एरिया जो है वो उसको जो है वो फीड कर रहा है उस डैम को। उससे उसका फ़ायदा ये है कि जो आसपास जितना भी एरिया है उसको उसका वाटर टेबल को राइज करना, और साथ साथ जो है जितना भी एग्रीकल्चर लैंड है उसको आबाद करना। एक छोटा, इतना ज़्यादा नहीं, एक छोटा वो। अभी आपने बात की थी ना कि डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर होते हैं, क्रिस्टल वाटर, आई थिंक ब्लू वाटर होता है, ग्रे वाटर होता है, ब्लैक वाटर। ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि इतने किस्म होते हैं वाटर के। हमने तो सुना है एक ही टाइप का वाटर होता है, पानी भी पीते हैं। आप मुझे बताएं इसके बारे में, कितने कैसे इतने टाइप के वाटर्स हैं। देखिए, मुख्तलिफ अंडरस्टैंडिंग्स हैं पानी को समझने के लिए। जो मेरी ख़ुद की अंडरस्टैंडिंग, जो मैंने ख़ुद अपना एक बनाया हुआ है, ब्लॉक्स बनाए हुए हैं, वैसे तो 3 तरीके के होते हैं, ग्रीन होता है, ग्रे होता है और ब्लू होता है। पाकिस्तान के हिसाब से अगर मैं उसको डिफ़ाइन करूं, और मैंने जो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया हुआ है वो गलत नहीं होगा, क्योंकि एक आप उसको कह सकते हैं कि वाइट वाटर है जो आपका ग्लेशियर्स की सूरत में और आइस की सूरत में जो आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद जब वो मेल्ट होता है और वो ड्रिंकेबल पर्पस के लिए है, ह्यूमन के यूटिलाइजेशन के पर्पस के लिए है, तो उसको आप ब्लू कहते हैं, जिसमें कोई कंटेमिनेशन अब तक नहीं हुई और वो पानी पीने के लिए बिल्कुल अवेलेबल है आपके पास। तो वो हो गया ब्लू वाटर। और उसके बाद जब उसमें कंटेमिनेशन आ जाती है और कोई इम्प्योरिटीज़ शामिल हो जाती हैं, वो किसी तरीके से भी हों, इंडस्ट्रियल वेस्ट के थ्रू हों, या कोई पार्टिकल्स हैं, टॉक्सिक पार्टिकल्स उसमें शामिल हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं ग्रे वाटर। और उसके बाद जो पाकिस्तान में एक स्पेशल किस्म का वाटर जिस पे हमें वर्क करना चाहिए और करना बहुत, मतलब एक तरीके से क्रिटिकल हालात हैं, तो वो है ब्लैक वाटर। इंतहाई टॉक्सिक मटेरियल्स जिस पानी में शामिल हो जाए, हैजार्डियस केमिकल्स जिसमें शामिल हो जाए, तो वो फिर ब्लैक वाटर बन जाता है, जिसको आप रिसाइकल नहीं कर सकते, जिसको आप रिसाइकलेबल कौन से किस्म के वाटर? ग्रे वाटर को आप रिसाइकल कर रहे हैं और दुनिया में वो रिसाइकल हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया खुद उसको रिसाइकल करता है और उसको मुख्तलिफ काम में लाता है। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं? हाँ, वो उसके बारे में थोड़ा बताएं। जी हाँ, जो मेरा PhD का जो रिसर्च वर्क है वो बेसिकली ऑस्ट्रेलियन ACIAR जो है वो ग्राउंड वाटर बेस्ड प्रोजेक्ट है पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में, जिस पे से एक कंपोनेंट पे मैं काम कर रहा हूँ कि जो ग्राउंड वाटर की जो वो है एफिशिएंसी है, उसको जो है वो अच्छा बनाया जाए और जो उसकी एक्सट्रैक्शन है उसको कम किया जा सके, और जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं फार्मर्स की, उसको अपलिफ्ट किया जा सके। थोड़ा क्लाइमेट चेंज की तरफ आए हैं तो एक आम सा सवाल है, हमारी इंडस्ट्रीज़ कितना इफ़ेक्ट कर रही हैं इस पूरे क्लाइमेट चेंज में, मतलब उनका कितना हिस्सा है क्लाइमेट इंडस्ट्रीज़ का? देखें तो अगर हम ओवरऑल क्लाइमेट चेंज की बात करें तो कैसे कंट्रोल वो लोग कर सकते हैं? नहीं, ये तो ये थोड़ा समझने की बात होगी। ये ऑब्वियसली आज पाकिस्तान में हर कोई जो है वो क्लाइमेट चेंज की बात करता है, जैसे कि ग्लोबल ट्रेंड बना हुआ है। मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए इरफान भाई आपको बताऊं कि 3 कैटेगरीज़ में इसको जो है हम क्लाइमेट चेंज को समझेंगे आज, बहुत छोटे अल्फाज में, और इंशाल्लाह जो है वो आपको शायद समझ में आ जाएगा कि एक हैं डेवलप्ड कंट्रीज़। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके लिए एक रूल है, जो इनकी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती है जिसको हम कॉप कहते हैं, UNFCCC, जो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, ये वो बॉडी है जो रूल्स बनाती है क्लाइमेट चेंज को लेकर, और हम सब उसके जो हैं वो पार्टीज़ हैं, अंडर में आते हैं। जो हाँ जो कंट्रीज़ उसको मानती हैं UNFCCC को, वो उसकी पार्टीज़ कहलाती हैं। तो हम पाकिस्तान भी उसकी एक पार्टी में से एक हैं। तो जो पार्टीज़ डेवलप्ड हैं, डेवलप्ड नेशंस हैं, उनके लिए रूल है कि आप जो है वो उसको मिटिगेट करेंगे। मिटिगेशन इज़ द रूल, कि आप जितना कार्बन इमिट करते हैं उसका एक लेवल सेट करेंगे। अगर आप उससे ऊपर जाते हैं, एक कैप होती है, एक इंडस्ट्रीज़ को एक कैप दी जाती है कि इतना कार्बन आप इमिट कर सकते हैं। अगर आप उससे एक्सीड करेंगे तब आप उसकी प्राइसिंग देंगे, हम उसको कहते हैं कि कार्बन प्राइसिंग। जब आप उस कार्बन प्राइसिंग में आते हैं तब आप जब जितना भी उस कैप से ऊपर जाएंगे, उस अमाउंट को आपको एक अंडर डेवलप्ड कंट्री में
एक ग्रीन प्रोजेक्ट में लगाना पड़ता है। जैसे कि आप कहीं पर वहाँ पे प्लांटेशन का प्रोजेक्ट लगा दें, और जैसे पाकिस्तान में बिलियन ट्रीज प्रोजेक्ट चल रहा है, जो कंट्रीज़ उसमें ज़्यादा कार्बन इमिट करती हैं, अपने कैप से ज़्यादा इमिट करती हैं, तो वो जितना भी पैसा है वो टैक्स की मद में, कार्बन प्राइसिंग की मद में वो ऐसे कंट्रीज़ को देता है। ये हो गया मिटिगेशन का रूल। दूसरा जो हमारे लिए है, क्योंकि आपने बात की कि हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमारा कोई रोल नहीं है, 0 जो है वो % पाकिस्तान का रोल है टुवर्ड्स द CO2 इमिशंस। जो CO2 इमिशंस हैं, जो क्लाइमेट चेंज का मेजर कॉज है, जो एंथ्रोपोजेनिक गैसेस हैं जो कि हम एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं, उसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। ऑल्दो कि पाकिस्तान टॉप 10 कंट्रीज़ में आता है, वल्नरेबल कंट्रीज़ में आता है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, क्योंकि हमारी जो इकोलॉजी है वो ऐसी है, हमें ग्लेशियर्स लगते हैं दुनिया के बड़े बड़े, तो उसकी वजह से, और हमारे पास डाइवर्सिटी है, अपने जो जितना भी हमारा एरिया है उसमें बहुत डाइवर्सिटी है, स्टार्टिंग फ्रॉम द साउथ में हमें कोस्टल एरियाज़ लगते हैं, कोस्टल एरियाज़ के अपने इवेंट्स हैं क्लाइमेट चेंज से जो इफ़ेक्ट होते हैं, सी लेवल राइज उसमें से एक है, उसके अलावा जो आपका सी साल्ट वाटर इंट्रूजन उसमें से एक है, जो आपका साल्ट वाटर आपके फ्रेश वाटर से मिक्सअप हो रहा है, जो आपके ठट्टा और सजावल में बहुत बड़ा मेजर इशू है। जब उसके साइड में आप चले जाते हैं तो आपके पास डेजर्ट है, उसकी अपनी एक इकोलॉजी है, उसके अपने एक मसाइल हैं। तरपारकर ने जो है वो बहुत गंदे ड्राउट्स देखे हैं इस क्लाइमेट चेंज की मद में, और जिस पे मैंने ख़ुद काम किया हुआ है अपना MPhil का। उसके बारे में कुछ बताया हमें, थर के बारे में कुछ बताया? हाँ, थर के बारे में ऐसा है कि जब मैंने MPhil किया तो सिस्टम कुछ बेहतर हो सकता है इन फ्यूचर या नहीं, या जिस तरीके से आपने ड्राउट्स की बात की। तो जी हाँ, बिल्कुल वो ऐसे ही है कि ये जर्नी ऐसी स्टार्ट हुई कि जो मैंने आपको 2 पिलर्स बताए कि एक डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जिनके पास एक ऑप्शन है कि वो मिटिगेट करेंगे, अपने कार्बन की इमिशंस को कम करेंगे। हमारे पास ऑप्शन है कि हम अडेप्ट करेंगे। जैसे कि बारिश हो रही है, आप कुछ नहीं कर सकते, बारिश हो रही है, आपने एक अम्ब्रेला लेना होगा। अगर आपने बारिश से बचना है तो एक अम्ब्रेला लेना होगा। जब वो अडेप्टेशन के ही काबिल नहीं रहता एक कंट्री, या उसकी कैपेसिटी ही नहीं है इतनी, या वो इतनी जो है वो डैमेज हो चुकी है कि वो अडेप्ट भी नहीं कर पाएगा, या उसके पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि वो अडेप्ट कर पाए, देन व्हाट? तब उसको थर्ड पिलर जो है वो, जिसको हम कहते हैं कि लॉस एंड डैमेज, तो उनको लॉस एंड डैमेज बेयर करना पड़ता है। तो इस तरह के बहुत से वल्नरेबल इन्वायरमेंट्स हैं, इकोलॉजीज़ हैं, डाइवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। उसमें से डेजर्ट भी एक बहुत ही हार्श और डिफरेंट टाइप ऑफ जो है वो इकोलॉजी में से आता है, जिसको आपको समझना पड़ता है। और वहाँ पे बहुत छोटा भी जो चेंज है, इन्वायरमेंटल चेंज, वो बहुत मेजर जो है वो बूम कर सकता है। क्योंकि आप देखेंगे तो दुनिया में डेजर्ट्स में जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है, ना होने के बराबर होती है, लेकिन थर में कुछ ज़्यादा। ऑफ कोर्स थर जो है वो दुनिया के डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट्स में से एक है। आई थिंक सेकंड या फर्स्ट सेकंड में से ही आता है जो कि डेंसली पॉपुलेटेड। आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ। जो थर लफ्ज़ है वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों का है, डेजर्ट जो है वो दोनों में लगता है। थर पारकर की जब हम बात करेंगे तो वो पाकिस्तान में, और उस तरफ से राजस्थान, जैसलमेर और उनके जो एरियाज़ हैं वो लगते हैं। तो थर में काफ़ी सारी आबादी है। उसका एक रीज़न बहुत बड़ा मेजर ये है, अगेन वाटर हार्श होता है डेजर्ट में, और खुशकिस्मती ये है कि मानसून जो है वो थर को लगता है, जिसकी वजह से जो सीजनल बारिशें हैं उनका पानी उनको मौसूल हो जाता है, और उसी वजह से वहाँ पर आबादी भी होती है। और उनकी कहावत भी है कि अगर वहाँ पर बारिश होती है तो वो थर है, नहीं तो वो बयाबान है, मतलब वहाँ पे कुछ भी नहीं। तो बारिश ही है सब कुछ, उनका जो भी कुछ है वो बारिश ही है, और उसी से ही वो अपनी हार्वेस्टिंग करते हैं, उसी से ही वो गुज़र बसर करते हैं, अपना लाइफ स्टॉक का माल चराते हैं। तो हुआ ये कि ये जो करंट डेकेड चल रही है, या इससे पिछली डेकेड जो गुजरी है, उसमें जो मानसून का पैटर्न है वो डिस्टर्ब नज़र आता है। क्लाइमेट चेंज के साथ कोलैबोरेशन में जब हमने ये काम स्टार्ट किया, तब डाटा जो हमने पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से लिया पिछले 40 साल का, तब हमने यही देखा कि जो मानसून पैटर्न है वो डिस्टर्ब नज़र आता है। बिल्कुल ठीक है। जो 3 महीने की जो बारिश है, या 2.5-3 महीने में जो रिसीव होती है थर में सालाना, वो अब कम रिसीव हो रही है, और वो डिक्लाइन होता जा रहा है। तो मेरे ख्याल से
192 मिलीमीटर्स एनुअल। बारिशें कम होती जा रही जी है हाँ, क्लाइमेट चेंज की वजह से। बिल्कुल। बारिशों का जो है वो कम भी हो रही हैं, और जो उनका टाइमिंग है उसमें चेंज आ रहा है, वो शिफ्ट हो रही है। जो स्टार्ट होती थी जून से या जुलाई से, अब वो जाके नहीं होंगी, और एक बार से होंगी तो वो एक एक्सट्रीम फ्लैश ले आएंगी, फ्लड की बिल्कुल, सूरत में आएंगी, पता नहीं लगता। तो ये दिस इज़ द डिस्टर्बेंस ऑफ द मूनसून पैटर्न विच वी आर विटनेसिंग फ्रॉम लास्ट डेकेड और सो। तो उस वही हुआ कि जो जब आपकी जो एवरेज है वो थरपारकर की 192 मिलीमीटर रेनफॉल है एनुअल, तो जब हमने वो देखा, जब उससे कम किसी भी ईयर में रेनफॉल होगी तो हम उसको ऑटोमेटिकली ड्राउट ईयर कहेंगे। लेट्स से कि अगर वहाँ की 192 मिलीमीटर एनुअल रेनफॉल है और 2023 में इस मानसून में 192 मिलीमीटर से कम बारिश होती है, तो दैट विल बी द ड्राउट ईयर फॉर द थर। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि थोड़ी सी भी इन्वायरमेंटल चेंजिंग वहाँ पे बहुत बड़ा मेजर इम्पैक्ट लाती हैं। इसी तरीके से 3 कंसेक्यूटिव ड्राउट्स पिछले डेकेड में, इस डेकेड में देखने को हमें मिले थर पारकर में, जो कि डिज़ास्टर्स था। उनकी बहुत बड़ी तबाही हुई 2012, 13 और 14 में। तीनों साल उन्होंने ड्राउट देखा, कैद साली देखी। उनका सब कुछ जो है वो पानी पर होता है, और वो पानी उनको रेनफॉल रिसीव नहीं हुआ, जिसकी वजह से उनका जो लाइफ स्टॉक था, जो मेजर उनका रोल होता है वो लाइफ स्टॉक पे होता है, और वो लाइफ स्टॉक सारा मर गया, तबाह हो गया, और बीमारियां लोगों में आम हुई, क्योंकि जो पानी स्टोर रखा हुआ था उन्होंने आपको पता है कि उसमें वाटर बॉर्न डिसीजेस होती हैं, डायरिया, कॉलरा, इसके बहुत ज़्यादा केसेस देखने को मिले उस दौर में। हेल्थ कॉस्ट उनकी बड़ी, उनकी जो आप कह सकते हैं कि जितने भी लाइवलीहुड सेक्टर्स थे, उनकी एजुकेशन डिस्टर्ब रही। ड्राउट ईयर्स में उन लोगों ने जो है कुछ था नहीं, और बीमारियां इतनी थी, मलेरिया, डायरिया। अगर मैं आपकी बात काट रहा हूँ इधर, आपसे मैं एक सवाल करूँ कि हाउ गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू मेक देम ईजी, मतलब गवर्नमेंट किस तरीके से उनको ईज़ करने की कोशिश कर रही है, वो किस तरीके से उनकी हेल्प कर रही है। क्लाइमेट चेंज तो आ रहा है, वो तो कुदरती आफत है, डेफिनेटली गवर्नमेंट ने भी उनको थोड़ा सपोर्ट करना है। वो किस तरीके से कर रही है या उनको करना चाहिए, ताकि थर के लोगों को भी थोड़ा इजी फील हो कि हाँ हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए इतना काम कर रही है। तो ब्लेम गेम तो अब नहीं कर सकते, नहीं ब्लेम नेचुरल डिजास्टर है, हो सकता है। देखें इरफान भाई, क्लाइमेट चेंज को किस तरीके से हम इंसान, तो देखो नेचुरल चीज़ है बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन फिर भी हम कुछ ऐसे कर सकते हैं प्रिकॉशन जिससे कुछ कंट्रोल हो सके। देखिए इरफान भाई, पहले तो वही बात है कि आपको इकोलॉजी समझनी पड़ेगी कि जो हम थर की बात कर रहे हैं, दैट्स अ डेजर्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो डेजर्ट के हिसाब से जो है पहले तो यही देखना पड़ेगा कि बहुत जो स्ट्रॉन्ग मेयर्स हैं, जो हार्श मेयर्स हैं, वही आपको पहले जहन में रखने पड़ते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ आप नहीं कर पाते डेजर्ट में। जब आपके पास ऐसी इकोलॉजी हो तो आप बहुत ज़्यादा कुछ हेल्प आउट नहीं कर पा सकते। वही बात है कि आपको अडाप्ट करना पड़ता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि वहाँ पर पॉपुलेशन इसलिए ज़्यादा है दूसरे डेजर्ट्स के हिसाब से, क्योंकि वहाँ पर मानसून लगता है, और अब अगर वो मानसून डिस्टर्ब्ड हो रहा है तो वो लोगों को थोड़ा सा तकलीफ़ दे रहा है। जहाँ तक मेयर्स की बात है, आप रेन, वही जो पानी आपको रिसीव होता है, उसकी हार्वेस्टिंग अच्छी कर सकते हैं, उनकी स्टोरेज अच्छी कर सकते हैं, उसकी यूटिलाइजेशन को आप अमल में ला सकते हैं। दूसरा, आप वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। थर की अगर मैं बात करूँ, डेजर्ट की, तो डिपेंड करता है कि किस तरह का एनवायरनमेंट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ओवरऑल पूरी दुनिया का इस वक्त पानी के ऊपर क्या सिस्टमेटिक वे चल रहा है बचाने का, मतलब क्योंकि क्रिटिकल साइड पे जा रहे हैं पानी के हिसाब से हम, तो दुनिया किस तरीके से उसको टैकल कर रही है। देखेंगे हम पाकिस्तान की तरफ आएंगे। पहले तो ये देखना है कि आप किस मकाम पे खड़े हैं। पाकिस्तान को अगर आज भी हम कहते हैं कि हमारा जो कंट्री है वो एग्रीकल्चर कंट्री है, और अगर अब आप देखते हैं कि जो हमारा शेयर है जीडीपी में, वो एग्रीकल्चर का शेयर जो है वो जीडीपी में डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर है। अगर आप 10 साल का उठाएंगे, तो जब पाकिस्तान ने स्टार्ट किया था तो वो 50s, 60s और 40s, आई डोंट नो कि वो एग्जैक्ट फिगर्स हैं या नहीं है, लेकिन जो फिगर्स हैं वो इसी तरीके से शो। अब वो आगे श्रिंक होके 19, 18, मे बी 17 और 16 तक जाएगा आगे, आई डोंट नो। जो ट्रेंड चल रहा है वो इस तरीके से है। तो ये आपने ये देखना होगा कि आप कहाँ तक जा रहे हैं। दूसरे कंट्रीज़ भी हैं, वो अपने
यूटिलाइजेशन उसी तरीके से करते हैं। और एक और बात यह है कि हमारे जो 70-80% पानी है वो एग्रीकल्चर में जा रहा है। जैसे कि हमें बताया गया कि हम एक एग्रीकल्चर कंट्री हैं और सारा यूटिलाइजेशन पानी का वहीं पे होगा। तो फार्मर्स को वही पुराने टेक्निक्स, वही कन्वेंशनल मेथड हैं इरिगेशन के, कि जो पानी का आपका वारा आया और खोल दिया और वो जो है आप इरिगेट करते हैं। तो इस तरीके से दुनिया में नहीं हो रहा, और टेक्नोलॉजीज़ जो है वो शिफ्ट हो गई हैं। पानी के इरिगेट करने के बहुत एफिशिएंट मेथड्स आ गए हैं, जिससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा सकते हैं और अपना ख़र्चा भी कम कर सकते हैं। कॉस्ट मिनिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ जा सकते हैं। और मेजर जो बात है, वाटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन की तरफ आ सकते हैं, जिसमें ट्रिकलर इरिगेशन है, बबलर इरिगेशन है और स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड्स हैं। तो ये सिखाने पड़ेंगे और ये स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, नहीं तो जिस हिसाब से हम पानी की यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, हम तो एग्रीकल्चर के लिए भी पानी नहीं बचेगा हमारे पास। फन फैक्ट, मतलब फन एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हम इंसान, मैं बैठा हूँ इधर, हम लाइफ में कितने लीटर पानी इस्तेमाल कर जाते हैं? ये यार एक इंटरेस्टिंग बात है। जब हम एमफिल कर रहे थे इस्लामाबाद में, तो ये बैचलर्स थे, साथ में रहते थे फ्लैट में, 7-8 बंदे थे कोई। और वहाँ पे आपको पता है कि आप भी रहे होंगे, तो इस्लामाबाद में बहुत से एरियाज़ में पानी का बहुत इशू है। वहाँ टैंकर नहीं आता ना, तो बंदा परेशान हो जाता है, आज टैंकर नहीं आया कल। और स्पेशली टफ शेड्यूल होते थे हमारे, तो तैयार होना है और जल्दी जल्दी में पहुंचना है यूनिवर्सिटी, क्लासेस हैं, पॉइंट निकल जाएगी या XYZ। तो उस हिसाब में एक दूसरे को बहुत ब्लेम करते थे कि यार तुम जाते हो तो इतना पानी जो है ना तुमने ज़ाया कर दिया, और ये कर दिया, और थोड़ा ज़ाया करना था, आधी बाल्टी से नहाओ, ये करो वो करो। तब बैठे बैठे ये जहन में आता था, क्योंकि हम अपने रिसर्च पे काम कर रहे थे, तो उस टाइम पे टॉपिक्स डिसाइड कर रहे थे सारे। तो बैठे बैठे एक शुगल में जो है हमने एक ये भी टॉपिक निकालना शुरू कर दिया, जबकि बाद में पता लगा कि यार ये तो बड़ा क्रिटिकल टॉपिक है, कि यार पता लगाएं कि एक बंदा जो ड्रिंकेबल क्वालिटी का पानी है, या आप जिसको ड्रिंकेबल बना सकते हैं, जिस पे हम बात करते हैं आगे कि कैसे बना सकते हैं, जज के क्या क्या टाइप्स हैं जिनको हम कन्वर्ट करके ड्रिंकेबल बना सकते हैं, वो कितना हम ज़ाया कर रहे हैं डेली। जैसे क्या कि एग्जांपल है कि आपका जो फ्लश टैंक है, जो आपके वॉशरूम में लगा है, आप कुछ भी काम करने जाते हैं तो आप उसको दबा देते हैं। आपको एक चाहिए होता है एक हाफ जो बदनी है, सो कॉल्ड आधा लीटर या इस तरह का जो पानी आपको चाहिए, वो उसके बजाय आप 5 लीटर ज़ाया कर रहे हैं, 6 लीटर ज़ाया कर रहे हैं। नल खुला हुआ है, हाथ धो रहे हैं, वो इधर देख रहे हैं, बिल्कुल लगा रहे हैं, वो पानी चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कोई भी हमारे पास मेजर ऐसा नहीं है कि जिसके हिसाब से, या वॉशरूम्स में है, वही वॉशरूम में की एग्जांपल मैंने दे दी, किचन में ऐसे ही है, जो हमारे बर्तन धोए जाते हैं या जो भी, तो वो सोचना चाहिए कि वो कौन से क्वालिटी का पानी है। और उसको हम, ऐसा भी हो सकता है कि एक बकेट जो है, आप एक टब है छोटा सा, उसमें पानी आप रख लें, उसी में सारे बर्तन आपके जो है, 2 टब हो, एक में पानी हो, दूसरे में आपका जो शैम्पू वगैरह है या धोने का जो साबुन है, वो उसमें से निकाल के उसमें निकाल कर उसको सही तरीके से, आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास इतना पानी है, उसी में से सारा कुछ कर रहे हैं, ना कि इस तरह के बस वो चलता जा रहा है और आपके जितने भी बर्तन हैं और वो धुलते जाएंगे। तब हमें रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा इस मामले में, क्योंकि अदरवाइज बहुत ही सिचुएशन टफ होती जा रही है। क्लाइमेट चेंज, वाटर क्राइसिस, तो फिर आगे जो है ना, वो टर्मिनेटर मूवी नहीं आई थी, उसमें ये आए तो आएगा ही आएगा, लेकिन क्लाइमेट चेंज में ले डूबेगा। ऐसे ही है। और इसको समझना, क्लाइमेट चेंज अगर कुछ करे या ना करे, जिस तरीके से हम चल रहे हैं, जिस तरीके से हमारी कंजम्पशन है, क्योंकि ब्लेम गेम हमने करनी नहीं है। हम हर जगह के अपने वो होते हैं। अगर इंस्टीट्यूशंस ने कुछ रोल अदा करना है, बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, हमने भी रोल अदा करना है। वो हम नहीं करते। मैंने बड़ा नोट किया, हम हमेशा है ना ब्लेम गेम कर देते हैं कि भाई गवर्नमेंट ने ये नहीं किया। हालांकि हमें चाहिए, इतना तो हम कर सकते हैं ना, अपने घर से निकलें, घर से बाहर जो हमारी गली है उसको साफ़ सुथरा रखें। बिल्कुल ऐसे है। या कि ये भी हम कहें कि भाई गवर्नमेंट ने आना है, मेरे घर के बिल्कुल कोने वाली साइड भी उन्होंने ही साफ़ करना है। थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम दिखाएं टुवर्ड्स गवर्नमेंट, तो फिर डेफिनेटली वो भी दिखाएंगे। हर बार हम ब्लेम गेम करना शुरू हो जाते हैं। नहीं, हम नहीं सिखाते। हम अपने बच्चों को जब वो वॉशरूम यूज़ करते हैं या वो बाथ लेते हैं या कुछ भी करते हैं, उस टाइम हम उनको ये ताकीद नहीं करते कि यार पानी बचाओ। बहुत सी जगहों पर होती भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यंग
बंदों का वहाँ पे जाना भी कम हो गया। जैसे मसाजिद है, जैसे कि अगर आप दीन की तरफ आएंगे तो रिसोर्स यूटिलाइजेशन की बहुत एग्जांपल्स आपको दीन में मिलती हैं, तो उससे भी हम काफ़ी दूर है। हमारी जो यंग जनरेशन है जो कि अनफॉर्चुनेट है, इस हिसाब से भी जो है आपको वो होता है। आप अभी मुझे बता रहे थे कि वाटर रिसाइकिल कैसे होता है, क्या सिस्टम होता है, जी इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो आप पानी यूज़ कर रहे हैं वो आप यूज़ कर रहे हैं या वो आप ज़ाया कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो पानी की क्वालिटी उस टाइप में यूज़ हो रही है जो आप यूज़ कर रहे हैं, तब उसकी यूटिलाइजेशन प्रॉपर है। जब आपको पता ही नहीं है, वो हो सकता है आप ड्रिंकेबल क्वालिटी का पानी है वो आप वॉशरूम में यूज़ कर रहे हैं, वॉशरूम में वो पानी यूज़ करना नहीं चाहिए था जो आपको यहाँ पे यूज़ करना है। तो ये चीज़ पहले समझनी पड़ेगी आपको कि जो पानी आपके पास आ रहा है वो ड्रिंकेबल है, बिल्कुल है। और आपको थोड़े से मेजर्स जो है वो लेने चाहिए। वो एक 1500-2000 में आप, जैसे कि एक्वेरियम होता है, उसमें एक बहुत छोटा सा प्रोसेस है। अगर आप यूट्यूब भी करेंगे, बायो सैंड फिल्टर आप उसमें लिखेंगे तो वो आपको एक फ़िल्टर बना के दे देता है। जो छोटी मोटी इम्प्योरिटीज़ पानी में होती हैं वो आपको प्योर करके पानी आपका मिलता रहेगा, और वो आप अपने रख दें अगर, तो वो आप सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर आप यूज़ कर सकते। तो आपके जो टैंक में पानी मौजूद है, घर के जो टैंक है, वाटर टैंक जो उसमें पानी मौजूद है, वो ड्रिंकेबल पर्पस का है ऑलमोस्ट इन ऑल द केसेस। थोड़े बहुत केसेस को, रेयर केसेस को छोड़ के आप उसको बना सकते हैं। छोटे से प्रोसेस से गुजार के आप उसको ड्रिंकेबल क्वालिटी का पानी बना सकते हैं। लेकिन हम वही पानी वॉशरूम्स में भी यूज़ करते हैं, किचन्स में भी यूज़ करते हैं, वेस्ट मटेरियल के लिए भी यूज़ करते हैं, धड़ाधड़ यूज़ करते हैं। पहले तो इस चीज़ को समझना होगा हमें, तब अगर हमें इसकी कदर होगी तब हमें पता लगेगा कि यार ये पीने के काबिल पानी है और हम इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। जैसा कि आपके बहुत से कंट्रीज़ में अब ऐसा ही हो रहा है, जो आपका ग्रे वाटर है उसी को रिसाइकल करके दोबारा हम उस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तक नहीं पहुँचे, लेकिन मैंने अब कुछ जगहों पर विटनेस किया है। बड़े बड़े जो आपके शॉपिंग मॉल्स हैं बड़े बड़े सिटीज़ में, वहाँ पे आपका मेरे ख्याल से जो ग्रे वाटर है उसी को ही वो रिसाइकल करके दोबारा चलाते हैं अपने वॉशरूम्स में। वो इस तरीके से होता है। कहीं पे कोशिश हो रही है सिस्टमेटिक हाँ, में उसको बिल्कुल। बेहतर बनाने की। क्योंकि देखें ना, वही बात है कि अब बहुत सारे ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। जैसे कि आपके जहन में सवाल होगा, बैरिया टाउन कराची से बाहर बना हुआ है, उसके साथ फिर DHA बन गया, और अब बैरिया टाउन 2 जो है वो उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। आपके जहन में, मेरे जहन में तो फर्स्ट क्लिक यही होता है कि यार पानी कैसे आएगा, क्योंकि वो आपके भी थोड़ा हिली एरिया है। एग्जैक्टली पानी तो आपका कराची को भी हब रिवर प्रोवाइड कर रहा है। तो पहले ही मसला है, किंजर से कुछ पानी जो है वो यूटिलाइज हो के जाता है, और पहले ही वहाँ पे जो है वो बहुत बड़ा मसला है। तो ये बीच बयाबान में कैसे पानी की यूटिलाइजेशन होगी, तो ये हर जगह पे सोचना बनता भी है। और मेरे ख्याल से इस तरह के मेयर्स जो हैं वो ज़रूरी हैं कि आप ग्रे वाटर की भी यूटिलाइजेशन प्रॉपरली करें, और जो आपका ड्रिंकेबल पानी है उसको भी आप बजाय बाहर से आप मंगवाएं बड़े बड़े केन्स पानी पीने के लिए, आप अपने घर में जो पानी अवेलेबल है उसकी कदर करके छोटा सा जो सिस्टम है उसको करके बायोसैंड फिल्टर के थ्रू गुजार के, कुछ भी नहीं लगता बायोसैंड फिल्टर में, सैंड लगती है, आपके पेबल्स चाहिए आपको या बजरी चाहिए और चारकोल चाहिए आपको, उनमें से आप उनकी लेयर्स बिछानी है, वो आप सिंपल यूट्यूब पर प्रोसेस देख के आप अपना पानी जो है वो फिल्टर्ड पानी आप पी सकते हैं। ग्रेट, ये बड़ी अच्छी बात की आपने। हम इस चीज़ को, वो क्या है, वो कहते हैं ना कि यार कौन करे, ये बस पानी बाहर से आ रहा है, तो थोड़ी जिम्मेदारी हमें खुद लेनी पड़ेगी। अगर जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो फिर उस चीज़ का हम बचा नहीं सकते, और फ्यूचर में बहुत मुश्किल होने वाली है हमें। देखें, दो तरह के एक्शंस होते हैं इरफान भाई। मैं आपको इंटरेस्टिंगली बताऊं कि जो क्लाइमेट चेंज है या जो रिसोर्स डिप्लीशन है वो रैपिडली नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे अगर एक ये मोबाइल फ़ोन पड़ा हुआ है और अगर मैं यहाँ से आपको थ्रो करता हूँ तो आप अपने आप को बचाने के लिए एकदम जो है अपना हाथ आगे लाएंगे, बिल्कुल, सडन रिएक्शन दिखाएंगे डेफिनेटली। लेकिन इससे ज़्यादा कोई डिज़ास्टरस एक्शन अगर वो 2 साल बाद होना है तो उसके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं रहते हैं, क्योंकि वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है आपको। तो यही मसला है इसके साथ कि हम पानी की अहमियत को आज समझ नहीं पा रहे, और जब पानी यकीन माने कि नहीं होगा तब आप उसको शायद समझना शुरू करें। अगर आप आज इसको नहीं समझ रहे और आप कल का वेट कर रहे हैं तो आप ऐसे एरियाज़ में पाकिस्तान में रहते हुए जाएं
जहाँ पर एक ही तालाब से जो आपको जानवर भी पानी पीते हुए नज़र आएंगे और इंसान भी उसी को फ़िल्टर करके यूटिलाइज़ करके पानी। ऐसे बलूचिस्तान में बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे मैं आपको ले जाके दिखा सकता हूँ कि जहाँ पर जानवर और इंसान दोनों के जो, क्योंकि पानी है नहीं, आप कहाँ से लाएंगे। बहुत हालात मतलब उस तरफ बहुत ही बिल्कुल ऐसे सिस्टमेटिक वे खराब हो चुका है। जी हाँ, properly। आपको अहमियत जाननी पड़ेगी। आप एक छोटे से मोबाइल पैकेज की अहमियत को जानते हैं कि यार मैंने एक महीने का पैकेज या हफ्ते का पैकेज करवाया हुआ है, तो मैंने उसको हफ्ता चलाना है, और आप प्रॉपरली उसके देखते हैं कि यार कितने MBs रह गए हैं, कितना पैकेज रह गया है और हर चीज़। तो पानी जैसी रिसोर्स जो कि आपके डिप्लीट हो रही है और उसको आप कैसे नहीं जो है ना वो स्टोर, या उसको कैसे उसकी अहमियत को आपको डिक्लाइन कर सकते। अच्छा, मेरा एक और सवाल है कि KPK, पंजाब, सिंध, इनका पूरा जो इरिगेशन ड्रिप सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है? क्योंकि वहाँ से भी पानी आ रहा है, उसको प्रॉपर सिस्टम दिया हुआ है, किस तरीके से ये सारा सिस्टम है? लेकिन पहले जो मैंने आपको डिस्कस किया कि पहले तो आपका जो है वो कंट्रोल एरिया आता है जो कि आपके नॉर्दर्न एरियाज़ में है, उसके बाद आपका कमांड एरिया जो है वो शुरू हो जाता है, जहाँ से डिफरेंट जो आपके काबुल रिवर है, सवात रिवर है, यहाँ से जो आपके 5 रिवर्स हैं, झेलम, चेनाब, सतलज और आपका ब्यास और रावी, जब ये आपस में मिलते हैं तो इंडस रिवर बनाते हैं, उसके एक शेप जो है वो इंडस रिवर बन के नीचे ड्रेन आउट होती है। उसके बाद जो है वो आपका डिस्पर्सल एरिया स्टार्ट होता है, जिसमें से सिंध, पंजाब और सम पार्ट ऑफ KP तो खैर वहीं से एक खुद जो है वो उसको वो कर रहा है सवात रिवर और काबुल रिवर की शेप में। तो ये जो आपका एरिया है पंजाब और सिंध का, ये दरिया सिंध की जो है वो इंडस रिवर की जो है वो बेस रखते हैं। तो यहाँ पे ये सारा पानी डिस्पर्स होता है, जिसके जो है वो आपने देखा होगा सखर बैराज पे तो आप गए होंगे। बिल्कुल। तो उसके बाद से उसके डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल्स और माइनर कैनाल्स आगे जा रहे हैं और वो आखिर तक वाटर कोर्सेस तक जाते हैं, और उसी में से ही डिस्पर्सल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इसको आबाद कर रहे हैं इस पानी को। और बलूचिस्तान जो है वो इससे कट ऑफ है, क्योंकि वो साइड पर है, वो इसको नहीं लगता है, और वो अब जो है वहाँ पे काम हो रहा है 1-2 प्रोजेक्ट्स का, जहाँ से ये पानी कुछ एरियाज़ को, कुछ इलाकों को आबाद कर पाएगा। इस वक्त पाकिस्तान में कितने % पानी प्रॉपरली चल रहा है, हर खेतों में पहुंच रहा है? कितने % आपको लगता है कि, क्योंकि अक्सर मैंने सुना है ना, उस खेत में पानी नहीं आ रहा, उधर पानी नहीं आ रहा, उधर पानी बंद किया हुआ है, उधर पानी बंद किया हुआ है, क्या वजूहत होती हैं कि वो पानी का फ्लो नहीं छोड़ते? देखिए एक प्रॉपर एक सीरियस सिस्टम है उनके पास जो काम नहीं कर रहा है, या फिर वो अपनी मनमानियाँ चल रही हैं? नहीं, ये इसमें डेफिनेटली जो है वो इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व हैं। पहले तो जो मैंने आपको मेन इंडस रिवर के बारे में बताया, उसमें से भी ज़ाहिर है जब वो ऊपर से आ रहा है तो वो हेड है, और वहाँ पे उस पानी की क्वालिटी फ्लो ज़्यादा होगा जो कि पंजाब इंजॉय करता है। उसके बाद सिंध में जब पानी आता है तो आप ज़ाहिर है आप डाउनवर्ड्स बैठे हैं, डाउन स्लोप बैठे हुए हैं, तो मतलब पानी नेचुरली एक हाई फायदा कमी, है। हाँ वो उनको टॉप का फ़ायदा है। उसके बाद जब सिंध आता है तो उसके बाद जो बचा कुचा पानी है वो आपके पास पहुंचेगा, और जब आप टेल की तरफ आते हैं, ठट्ठा, बदीन, सजावल, ये आपका टेल में आ जाता है, या अब यहीं से आप टेल ले सकते हैं हैदराबाद के बाद से। तो ये इनको पानी देखने को, या एक फसल में जब भी ये डेल्टा में चावल लगाया जाता है तो उनको वो थोड़ा सा पानी जो है वो छोड़ा जाता है। तो ये मसला है। दूसरा, जब वो मेन कैनाल से हट के आप माइनर कैनाल्स की तरफ आते हैं, जब बड़ी रग से आप छोटी रग जो डिस्पर्सल रग है उसमें आप आते हैं, उसमें भी जो हेड पे बैठा हुआ है वो पानी का पहले एडवांटेज लेता है, और मतलब मसला इंस्टीट्यूशनल है। इंस्टीट्यूशनल भी है, और दूसरा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फार्मर है वो विदाउट नोइंग कि मेरी ज़मीन को कितना पानी चाहिए, मेरी क्रॉप को कितना पानी चाहिए, विदाउट नोइंग दैट वो अगर फर्स्ट पे बैठा हुआ है तो वो बोलेगा पहले मेरे पास आए, 4 घंटे मेरा पानी चलना है, उसके बाद जो बचेगा वो दूसरे के पास जाएगा। भले ज़ाया होता है। बिल्कुल ऐसी है, ज़ाया होता है, ज़ाया होता है। अगर उसको पता हो कि मुझे मेरी फसल को इतना पानी चाहिए, मैंने ले लिया, देन मूव फॉरवर्ड करते पर हैं। भाई नहीं पता है, टर्मिनोलॉजी ही नहीं पता, आप उसको कैसे बताएंगे कि एक प्लांट को जो है वो कितना पानी चाहिए, क्योंकि वो तो देखता है कि वीट को फॉर एग्जांपल 5 पानी चाहिए, कॉटन को जो है वो 6, 7, 8 पानी चाहिए, वो उसकी लैंग्वेज, उसकी टर्मिनोलॉजी यही बनी हुई है। तो आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट को एक सिस्टम बनाना चाहिए
एक एग्रीकल्चर ऑफिसर या इस टाइप का, कि वो जाके फार्मर को प्रॉपर एक गाइड करे कि इस चीज़ को इतना चाहिए, इस चीज़ को इतना चाहिए, ताकि वो फिर उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करे इस चीज़ इफेक्टिव वे में। एफिशिएंसी, वाटर यूज़ एफिशिएंसी को, जो मेरी अपनी पर्सनल स्टडी है पीएचडी की, तो उसमें जो हमारा सिंध के अंदर जो आपका मिड रीजन है, नौशेरा फिरोज़ और बेनज़ीराबाद की जो मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम दैट सखर और जो आपका ऊपर का एरिया है, गुड्डू का एरिया है, वो आपका हेड हो गया। उसके बाद जब आप मिडल में आते हैं तो नौशेरा फिरोज़, नवाब शाह और ये खैरपुर, उसके बाद जो खैरपुर भी खैर उसके बाद जो आपका टेल है वो ये हैदराबाद रीजन, और आगे का जो ठट्ठाबदीन सजावल वो टेल में आ गया। तो जो मिडल रीजन में आपका जो पानी की सिचुएशन है वो मैंने देखी कि वहाँ पे जो वाटर यूज़ एफिशिएंसी है, इन एफिशिएंसी 50% तक है। मींस के 50% तक इन एफिशिएंसी ऑफ वाटर। और दूसरे लफ्ज़ों में अगर वाटर प्रोडक्टिविटी देखा जाए तो वो बहुत कम है। मतलब पर यूनिट ऑफ वाटर आप किसी काम में इस्तेमाल करते हैं तो और वो आपको कितना बेनिफिट देता है। जैसे कि आप 1 रुपये किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपको कितना प्रॉफिट देता है। इसी तरीके से पर यूनिट ऑफ वाटर आपको, उसको हम वाटर प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो दुनिया पे इस पे काम हो रहा है, हमारे पास नहीं होता। फार्मर्स को अवेयर करने की ज़रूरत है कि जो आपके पास सेम पीस ऑफ लैंड है, लेट्स से कि 1 एकड़ है, 1 एकड़ में आप छोटे छोटे जो है वो आप उसके टुकड़े करके आप डिफरेंट चीज़ें लगाएं जो आपको हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू भी प्रोवाइड करे और उसके साथ साथ जो है वो आपके पानी को भी बचा सके और आपको अच्छी अर्निंग भी दे सके, जो कि हम नहीं करते। सेम पैटर्न, कॉटन लगाना है, वीट लगाना है, शुगर केन लगाना है, कि आप ठोक के देना है। बता रहे हैं कि इन चीज़ों से हम बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आपको हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू देती हैं और जिनकी जो है वो वर्थ भी ज़्यादा है अगर आप उनको करना चाहें। और वही हम उसको हाई एफिशिएंसी मेथड्स कहते हैं, जो कि आप यूटिलाइज़ करने चाहिए और उन पे वर्क भी हो रहा है। लेकिन वही बात है कि फार्मर्स जो हैं उनकी तरफ से भी इश्यूज़ हैं, वो यूटिलाइज़ करना नहीं चाहते शायद, या डिफरेंट स्टोरीज़ हैं। अगर आप उनसे जाके करते हैं, बातें करते हैं, जो कि हमने की भी हैं, तो वो कहते हैं कि यार अगर हम ये चीज़ लगाएं तो इसकी मार्केट नहीं है, हमें बहुत दूर देना पड़ेगा इस चीज़ को। जबकि अगर हम कॉटन वीट लगाते हैं तो वो वहीं पर सेल आउट हो जाता है। ऑल्दो के वो उसमें भी इश्यूज़ हैं, जो कि मेजर जो आपके क्रॉप्स हैं उसमें से भी इश्यूज़ हैं, जो कि फार्मर है उसको बहुत कम बचता है। और क्योंकि इनपुट्स बहुत महंगे हैं, उसको बहुत से खर्चे हैं। उसके बाद डिज़ास्टर्स, आपको पता है कि नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से बहुत सारी डिजीज़ आ गई हैं। क्रॉप जो है वो इतनी रेजिस्टेंट नहीं है। तो बहुत सारा, मैं हम ज़्यादा डेप्थ ऑफ साइंस में चले जाएंगे तो हर जगह पे, हर लेवल पे इश्यूज़ है, पानी से हट के भी। बहुत गहरी सोच में डाल दिया आपने मुझे कि अगर ये हालात ऐसे ही रहे तो फिर तो मैंने भी बीच में मैंगोज़ का काम किया था, तो उसमें भी कुछ डिजीज़ लग गए तो बहुत ही नुकसान हुआ। बिल्कुल ऐसे नेचुरल डिजास्टर जो है ना, कहीं भी कभी भी आ सकता है। नुकसान किसी को कोई पसंद नहीं है। उसके प्रिकॉशंस ले सकते हैं हम, बाकी दुआ कर सकते हैं, अल्लाह बेहतर करेगा। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो मुझे मिली और मेरे थ्रू ऑडियंस को मिली, आई होप कि उन्होंने समझा होगा कि पानी की अहमियत क्या है, पानी को किस तरीके से एफिशिएंटली यूज़ करना चाहिए और बचाना चाहिए। कि आगे जो है ना हालात ठीक नहीं लग रहे मुझे पानी के, और मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि मैं ये एक बार भाई से पूछूं पानी के बारे में। हम यूज़ तो करते जाते, हम आधा घंटा वॉशरूम में जो है ना नहा रहे होते हैं, चिल कर रहे होते हैं, गाने शाने गा रहे होते हैं, लेकिन हमें असल जो है ना वजूहत नहीं पता कि बाद में क्या होने वाला है। सही है। सो थैंक यू सो मच अकबर भाई। थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इनवाइट किया। ऑल्दो कि मैंने कोशिश की कि मैं ज़्यादा साइंस में नहीं जाऊं और इसको जितना जर्नल और जितना आम लफ्ज़ों में, ताकि आम तक समझ सकें। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि हम सर कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपसे मुझे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिली। थैंक यू। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमें इस एपिसोड में ज्वाइन किया। आई होप कि आपको ये चीज़ इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई क्यूरीज है तो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, इससे हमें भी फ़ायदा होता है। और शेयर लाजमी कीजिएगा, इससे लोगों को भी फ़ायदा होगा इस एपिसोड से। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।